हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है और परीक्षा फॉर्म के ही नोटिस में आपकी परीक्षा तिथि यानी कि अक्टूबर माह में कराया जाएगा परीक्षा, ये भी बता दिया गया है। तो आपके पास अब गिने चुने 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, लापरवाही कर रहे हो, पढ़ाई पहले नहीं किया, तो आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ जो आने वाला हो एग्जैक्ट जो हमें फंस जाए एग्जाम में वो चीज पढ़ा दो सर, या वो चीज बता दो। तो बिल्कुल दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये हूबहू 2025 का पेपर आपको मिलने वाला है यहाँ पर देखने को डिटेल सोल्यूशन के साथ में। यही प्रश्न पत्र, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं सीधा। तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। और इसके साथ साथ अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपने अच्छे से तैयार नहीं किया है सभी सब्जेक्ट को, क्योंकि 8 के 8 सब्जेक्ट को क्लियर करना है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा तो आपका सेमेस्टर फेल हो जाएगा, यानी आप फेल हो जाओगे पूरे सेमेस्टर में और अगले बार फिर से आपका सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि मान लो आपका गणित में बैक लगा तो फिर 6 महीना आप लेट हो जाओगे उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए भैया हमारे द्वारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट 8 के 8 सब्जेक्ट का लास्ट डेज रिवीजन नोट तैयार किया है। अगर आप बुक लोगे, सीरीज लोगे तो इससे कवर नहीं होने वाला है। ये नोट्स बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसमें थ्योरी भी दिया गया और थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिर्फ प्रीवियस सीरीज पढ़ लेंगे हम हो जाएगा। भैया रटा रटाया प्रश्न का उत्तर दोगे तो 2 नंबर वाले प्रश्न में हमेशा एक ही नंबर एग्जामिनर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने लास्ट टाइम में रटा है, इसने 6 महीने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ोगे तो आप अपने मन से अपने शब्दों में जब उत्तर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा। तो इसलिए इस नोट्स को जरूर लेना। इसमें आपको 8 के 8 विषयों का थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतलघुत्री, लघुत्री और बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। साथ में 10 साल का पेपर भी मैं आपको दे दूंगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। कीमत की बात करें तो नाम मात्र 199 रुपए में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस नंबर पे नोट्स को जरूर ले लो मैसेज करके कि सर मुझे नोट्स लेना है, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज जैसे ही करोगे आपको डिटेल दिया जाएगा कि कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड होगा। तो भैया अगर आपको लगता है कि शायद बैक लग जाए, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तैयार नहीं है, तो 199 रुपए बिल्कुल ना सोचना, इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सेशन कराने जा रहा हूं इसी तरीके से सभी 8 के 8 विषयों का अगर आपको 2025 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का मिल जाएगा। यहां पर आपको इस पेपर का पीडीएफ और बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ में सब कुछ मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र, वो रहेगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा और ये 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, यहां पर आपको पेपर में ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर का फोटो लिया गया है, खींचा गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इमेज जो है क्लियर नहीं है, डल है, क्योंकि अगर आप किसी चीज का फोटो खींचते हो तो थोड़ा सा डल रहेगा ना। तो यहां पर इसी तरीके से पेपर आपको मिलेगा, आपको निर्देश लिखा रहेगा, इस चीजों को पढ़ लेना है। इसके साथ साथ सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये 50 नंबर का पेपर है तो इसमें 15 क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पीय आएंगे और ये बहुविकल्पीय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर बढ़ाने के लिए। ये 15 क्वेश्चन अगर आप 15 के 15 सही कर देते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक बूस्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अच्छे खासे नंबर 40-45 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप 15 के 15 सही कर देते हो। तो कुछ इस तरीके से पेपर आएगा दोस्तों। जो पहला प्रश्न आपका रहेगा वह विकल्पीय का, वो आप लोग यहां पर देख लो। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कमेंट करके बताओ। मैं आपसे भी उत्तर देखना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप खुद भी खुद को आंक सकते हो इस पेपर को सॉल्व करके। तो यहां पर आपको करना क्या है, कॉमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है कि लिखना है क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1.ABC डी, जो आपको सही लगे वो आंसर करो। यहां पर काखा का लिखा हुआ है तो ABCD आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बाल विकास की अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है बाल विकास की, कौन आंसर करेगा भैया, जल्दी से आंसर बताइए। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, चलिए बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखो भैया अगर हम बात करें बाल विकास की, यानी हम CDP की बात करें, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर आप डीएलएड में देखोगे तो डीएलएड में कहीं कहीं 3 माना जाता है, 3 अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल, क्या कितना 3 अवस्था माने, शैशवावस्था, उसके बाद में आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन कहीं कहीं देखोगे आपको 4 भी देखने को मिलता है, कितना, 4। जैसे सीटेट एग्जाम में अगर आपका हम अगर ले कि सीटेट में इसका सही उत्तर क्या माना गया है, 4 माना गया है। इसमें प्रौढ़ावस्था भी जोड़ दिया गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और चौथा माने तो प्रौढ़ावस्था। ठीक है, लेकिन हम डीएलएड की अगर बात करें तो डीएलएड में 3 ही माना जाता है। ठीक है, और अगर सीटेट की बात करें सीटेट में 4 भी उत्तर माना जाता है।
तो आप लोग कहां क्या पढ़े हो ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। फिलहाल ये डीएलएड की परीक्षा है तो आप 3 ही यहां पर मान सकते हो, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा प्रश्न देखो क्या रहेगा, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लेना, मैंने पहले ही बता दिया पेपर का ही फोटो खींचा गया है तो इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ा डल है, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी इंक्रीज 720 1080 पर देखोगे तो ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि पर रट लो, आप भी तो खुद को आंक सकते हो भाई कितना मेरा सही जा रहा है, ये पेपर मुझे मिलेगा तो मैं अपने मन से कितना जानता हूं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर कमेंट आ रहे हैं भैया, क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व क्या है यहां पर बताइए, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन या स्टेटमेंट किसका है पूछा गया है। पूछा गया है 3 नंबर में, किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन या स्टेटमेंट किसका है। जल्दी से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखो ये आपको लगा होगा शायद उत्तर गलत है, देखो कहा गया बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक महत्व है, किस दृष्टि से, तो बाल मनोविज्ञान जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, किसकी दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान अति महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब 3 नंबर का उत्तर दो, किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है, किसने कहा है। 3 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से आंसर करें। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनले हॉल ने कहा है, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, लापरवाही मत करो, आप बस सोच रहे हो मुझे मिल गया तो मैं इसको रट लेता हूं, अरे भैया एक बार खुद को तो देख लो, क्या पता इससे देखो जब मैं ये आंसर बता रहा हूं, मान लो आपको पेपर मिल गया, आपको वही क्वेश्चन मिल गया जो आने वाला है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना क्या पढ़ा है, क्या सोचा है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ध्यान में हटाकर आप बस मेरे आंसर बताने का इंतजार करो कि इसी तरह बता दो रट लो। अरे भैया अगर आप मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद को चेक करोगे ना, क्या पता आपको आंसर आता हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड होता जाएगा। तो इसलिए खुद से भी आंसर करो। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक है। कौन है भैया, ऑप्शन सी जितने लोगों ने आंसर किया करेक्ट है। 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार और बहुलक। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी तरीके से जैसे पेपर 1 में करा रहा हूं बाल विकास, इसी तरीके से 8 के 8 सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए 2025 में आने वाला, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और एक छोटा सा टारगेट रखता हूं 500 लाइक का, इस 500 लाइक के कंप्लीट होते ही मैं आपको बाकी का पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो फटाफट लाइक कर दो भैया अगर आपको चाहिए लास्ट टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसार नहीं है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक हो सकता है लेकिन प्रसार नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, किशोरावस्था की क्या लिखा है यार, ये देखना पड़ेगा एक बार फिर से। हाँ ये है, हाँ दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख गया मुझे। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, यही है ना। मैं अपने मोबाइल में इस पेपर को खोल के पढ़ लेता हूं, असल में लाइट की वजह से ऊपर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे ठीक से। हाँ ये प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, यही पढ़ा है जो मैंने बताया आपको। तो जल्दी से बताइए। अब यहां पर है विकास, ऑप्शन बी है परिवर्तन, ऑप्शन सी है समायोजन और ऑप्शन डी कौन सा है, ऑप्शन डी है यहां पर मैं देख लेता हूं, ऑप्शन डी है अस्थिरता। हाँ अस्थिरता, विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है, विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, परिवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्या है,
कारक कौन सा इसमें से नहीं है, जल्दी से बताइए। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लिखा है नहीं है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पोषण, ऑप्शन बी है लिंग भेद, ऑप्शन सी है संस्कृति, ऑप्शन डी है तनाव। ठीक है, चलिए बताइए। नहीं, ऑप्शन डी है, हाँ ऑप्शन डी है तनाव। चलिए सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं, क्या हो जाएगा। तो यहां पर बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक लिंग भेद नहीं है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा भैया, यहां पर पोषण दिया गया है, लिंग भेद दिया गया है, संस्कृति दिया गया है, तनाव दिया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो बाल विकास को प्रभावित, अगर आप तनाव में है बच्चा, चिंतित है, ठीक है, तो भी ये बाल विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और पूछा गया कौन सा नहीं है, लिंग भेद भी बाल विकास का एक कारक बन जाता है। ठीक है, स्त्री यानी कि लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है। संस्कृति, अलग अलग कल्चर से आते हैं, कोई अलग आदिवासी बच्चा अगर आ गया, वो नहीं पढ़ पा रहा है तो भी एक प्रभावित होता है। लेकिन पोषण जो है ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला उत्तर होगा। काफी लोगों ने बी जवाब दिया जो कि गलत हो जाएगा। पोषण जो है ये बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, समझिएगा। अभ्यास दिख नहीं रहा है तो सुनो, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन का है अवधान, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है प्रतिकार और ऑप्शन डी है अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है भैया, बताइए क्या कहलाता है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन यहां पर अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है। बढ़िया प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दो। जो आपका प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास है उसमें आपको कुछ गणितीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है, तो माध्य कहलाता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है। जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सही जवाब, 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको और बड़ा कर दूं क्या मैं, चलिए मैं देखता हूं इसको बड़ा करके। चलो अब दिख रहा है ना, चलो अब तो दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बहुत बढ़िया, 10 नंबर का राइट आंसर बताइए। तो 10 का क्या हो जाएगा, पूछा गया यहां पर बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो एक किशोरावस्था में, ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर देखो, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ठीक है, यह कथन किसका है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, यानी हम पहले कुछ सीख चुके हैं पहले, ठीक है, और उसे हम याद करना चाहते हैं तो उसी को स्मृति कहते हैं। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दो, रॉस का है, वुडवर्थ का है, रायबर्न का है या फिर स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों 11 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, वुडवर्थ का है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो सीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण क्या कहा गया है, देखिएगा, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों की व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। 1 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का सही जवाब बताएं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 12 का ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग, अब संवेग का मतलब होता है कि आपके भावनाओं से संबंधित है। ठीक है,
संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें भावनाएं कौन कौन सी नहीं है, तो क्रोध भी एक भावना है, भय भी एक भावना है, प्रेम भी एक भावना है, ध्यान एक भावना नहीं है, संवेग नहीं है। तो मुझे यही लगता है आप लोग आंसर करें, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान। 14 नंबर देखो, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, ऑप्शन सी सही है। और एक क्वेश्चन आपका और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी करवा देते हैं, इसको ऊपर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पियाजे के अनुसार बालक के संवेदनात्मक विकास की स्थितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन आपका फंसेगा इस बार एग्जाम में। इसके बाद अत लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, बिल्कुल बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4। पियाजे के अनुसार बालक के संवेगात्मक विकास की स्थितियां कौन कौन सी बताई गई हैं? तो यहाँ पर 4 बताया गया है, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी बताई गई? संवेदी गामक अवस्था बताया गया है, संक्रियात्मक अवस्था बताया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया गया, और चौथा बताया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 4। अब यहाँ पर हमारे ये 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कर दिए। 15 में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ये हमें अपना स्कोर कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सभी लोग लाइक कर दो। अब अत लघुत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी जूम कर दूं और थोड़ा, कि दिख रहा है आपको? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना भैया, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। लेकिन वीडियो क्वालिटी बढ़ा लोगे ना तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि पेपर का खींचा गया है तो इसलिए ये उतना क्लियर नहीं दिख आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे लिखोगे? बुद्धि लब्धि का केवल सूत्र दिया पूछा जा रहा है आपसे। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र ही बता देना है। तो देखो भैया, मैं डिटेल सोल्यूशन के साथ भी आया हूं, क्योंकि भैया अत लघुत्तरी में आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, है ना। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इसको MA अपान CA इंटू 100 भी कहते हैं। ठीक है, MA मानसिक आयु, मेंटल स्टेज हो जाता है, ठीक है, और मेंटल एज हो जाता है, और वास्तविक आयु जो होता है वो आपका चाइल्ड एज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल एज हो जाता है। तो यहां पर आपका इंटू 100 हो जाएगा। अब किस सूत्र द्वारा दिया जाता है इसको लिख सकते हो। देखो अब 1 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें आपको ये डिस्क्रिप्टिव है। आपको 1 नंबर का अत लघुत्तरीय बहुत छोटे में आपको लिखना है, तो थोड़ा सा आपको लिख देना है कि सूत्र द्वारा दिया जाता है, या सूत्र 1992 में स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। यदि 15 वर्ष की आयु की व्यक्ति की मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ बराबर बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल बराबर 15/20। लेकिन हाँ 15 वर्ष एक्चुअल है तो हाँ चाहिए, ये 20 होगा, यहां पर ये 15 होगा। ठीक है, तो अब हम देखो 15 वर्ष यानी वास्तविक आयु है, और मानसिक आयु कितनी है, यानी 20 वर्ष जो है उसकी वास्तविक आयु है, और 15 वर्ष जो है उसकी मानसिक आयु है। तो यहाँ पर सूत्र क्या बताया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है? 15 लिख दो, वास्तविक आयु कितनी है? 20 लिख दो, गुणे 100 कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100 ये कट जाएगा, 15 पचे 75 ये आ जाएगा, 15 इसका 75 इसका IQ लेवल आएगा इस बच्चे का। अगला देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका अत लघुत्तरीय प्रश्न है 17 नंबर। देखो सृजनात्मकता से क्या आशय है, सृजनात्मकता से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर किस तरीके से आंसर करेंगे? तो देखो भैया, सृजनात्मकता से क्या आशय है, इसका उत्तर इस तरीके लिखेंगे, एक मानसिक चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में याद कर सकते हो। या एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया को ही सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर आप लिखोगे तो आपको 1 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अगला देखो अत लघुत्तरीय प्रश्न क्या है 2025 में। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व की एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्यक्तित्व की एक परिभाषा इस तरीके लिख सकते हैं। व्यक्तित्व, जिसको इंग्लिश में हम पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार के तरीकों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, उद्देश्यों, प्रेरणाओं तथा शारीरिक गुणों आदि के सम्मिलित योग को हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के पर्सनालिटी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब या फिर नकली चेहरा।
ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला हम मतलब उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोस्टा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? एक नंबर का प्रश्न है, सामने आपका प्रश्न का उत्तर कितने अंक मिलेंगे भी लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 देखो क्या है, रोस्टा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया? इसका उत्तर लिखेंगे, रोस्टा परीक्षण विधि 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोशा द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों का आकलन करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हो बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक करो भैया, कैसा लग रहा है? सॉल्यूशन के साथ पेपर करवा रहा हूं, यही सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, रट लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न क्या है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? अत लघु उत्तरीय प्रश्न का 20 नंबर है प्रश्न, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो गणितीय भाषा में किसी भी संख्या को जोड़कर जब उसको पद से भाग देने का प्राप्तांक को ही मध्यमान कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल दिया गया है, मध्यमान का सूत्र क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x इतना है, ठीक है। मान लो आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके 5 संख्या दी गई है। अब इसका मध्यांक या मध्यमान आपको निकालना है, तो मध्यमान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको जितने पद हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पद है ना, तो आपको इसको टोटल करके 5 से आपको भाग दे देना होता है, ठीक है। इसको आपको जोड़ लेना है और आपको 5 से भाग दे देना है, तो जो संख्या आएगी उसका बीच की संख्या हो जाएगी, मध्यमान हो जाएगा, ठीक है। और इसको पहले आपको सही से अरेंज करना होता है। इसी क्रम में लिखा है तब तो ठीक है, बढ़ते क्रम में। अगर ये अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे पहले 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, तो इसको सही बढ़ते क्रम में रखना है, उसके बाद इसको टोटल करके लिखना है, ठीक है। तो यही होता है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। x जो होता है मध्यमान होता है, x प्राप्तांक का मूल्य होता है, सिग्मा x होता है मूल्यों का प्राप्तांकों का योग होता है, और n का पदों की संख्या होती है, कितने पद हैं, ठीक है। यानी टोटल कितने पद हैं वो लिख देना है, और ये टोटल पदों को जोड़ देना है, ठीक है, और उसके बाद भाग दे देना है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, 21 नंबर। पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं, प्रश्न यहां पर देख लो, ओरिजिनल क्वेश्चन सेम है, वही मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखी है। अब यहाँ पर मध्यांक की कोई परिभाषा आपसे पूछी गई है, मैंने डिटेल आंसर भी लेकर आया हूं और उसको वापस से टाइप भी करवाया ताकि यहां पर क्लियर है क्वेश्चन और आंसर देखिए आपको। 21 नंबर प्रश्न है, मध्यांक की कोई परिभाषा लिखना है। मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसके मापन के किसी एक स्केल पर टिक आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होता है। जैसे मध्यांक का सूत्र होता है m बराबर n+1/2। m मध्यांक मूल है, n पदों की संख्या है। ऐसे ही लिखोगे भैया तो अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता है। 22 नंबर देखो, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, सीखने का वक्र, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है तो सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक समान नहीं होती है। वह किसी कौशल में शीघ्र ही प्रवीण नहीं हो जाता। उसके सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी और कभी बिल्कुल रुक जाती है। यदि सीखने की इस गति को एक ग्राफ पर अंकित किया जाए तो सीखने का वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने का वक्र कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक की बुद्धि कब रुक जाती है? बुद्धि नहीं, वृद्धि लिखा हुआ है, सॉरी। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है, ये आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो बालक की वृद्धि जो है वो के विषय में समस्त विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। प्रश्न पहले पढ़ते हैं। 24 नंबर क्या है? देखो, TAT का संबंध किससे है? TAT का संबंध किससे है? आइए 24 नंबर का उत्तर देखते हैं। TAT का संबंध किससे है पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, TAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरे मॉर्गन ने किया था। TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट
होता है। भाई लाइक क्यों कर रहा है यार, अच्छा सॉरी भाई। तो चलिए बढ़िया, चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। ठीक है, 25 देखो क्या है, अतलघुत्री स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। प्रश्न एक भी छोड़ने नहीं है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। स्मृति का जो मुख्य कार्य है, मेमोरी, वो प्रक्रिया है जो अनजाने में कम काम करती है और सूचना को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ। ठीक है, उसी को हम स्मृति या मेमोरी कहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। ठीक है, 26 है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। ठीक है, चलिए सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम। और सक्रिय स्मृति से क्या तात्पर्य है, देखो सिगमंड फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद के अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। ठीक है, क्या क्या भुलाना होता है ये तो आपको खुद को पता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या भूलना, क्या भूलूं कि याद करूं, ऐसे है ना कुछ। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, अब प्रेरणा का क्या अर्थ है। अब प्रेरणा का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है, अब प्रेरणा का क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, अतलघुत्री प्रश्न चल रहा है अभी। ठीक है, तो देखिए भैया, अब प्रेरणा यानी मोटिवेशन, देखो अब प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, का अर्थ व्यक्ति के लक्ष्यान्मुख यानी गोल ओरिएंटेड व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करते हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, देखो 28 नंबर है, हॉल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए 28 नंबर का उत्तर देखते हैं कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार पूछा गया है। देखिए हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्मशोधन है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में 6 अलग अलग घटकों की इंटरैक्टिव प्रक्रिया शामिल होती है। उच्च क्रम पर स्मृति, ध्यान, भाषा प्रसंस्करण, लेखन और संगठन सीखने के लिए ये सभी घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अतलघुत्री का सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की कोई एक परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर कैसे आपको देना है ये आप यहां पर देख लीजिए भैया, इसी तरीके से लिखे आना। देखो भैया, सीखना या अधिगम यानी लर्निंग एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखना व्यवहार या ज्ञान में एक परिवर्तन है जो अनुभव से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हमारा अतलघुत्री का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि 15 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 15 प्रश्न आपका अतलघुत्री आएगा। बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक 2 कारण लिखिए। बच्चों के भाषा ज्ञान में जो अवरोधक हैं 2, वो आप लिखिए। ठीक है, 2 अवरोधक कारण देखिए। तो बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण, पहला बोलने में अंगों के में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। दूसरा, ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। ये 2 कारण मुख्य हैं भाषा को सीखने में अवरोधक के। तो ये 30 प्रश्न हमने करवा दिया है अतलघुत्रीय तक। अब हम आएंगे बहुविकल्पीय यानी कि लघुत्रीय पर। ठीक है, तो देखो भैया, अब देखो लघुत्रीय जो होता है ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। ये सारे प्रश्न लघुत्रीय के हैं, ये 2 नंबर मिलेंगे इसमें आपको, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है लिखने में, तो इसलिए अब इसको पढ़ाऊंगा तो लंबा क्लास बन जाएगा, साथ साथ में आप याद नहीं, रट नहीं कर सकते हो, इसको थोड़ा बहुत आपको अपने मन से लिखना होता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद ढूंढ सकते हो, गाइड वगैरह में आपको मिल जाएगा, सीरीज वगैरह लिया वहां मिल जाएगा, या फिर नोट। सबसे बेस्ट क्या है, हमारा नोट्स। हमारे नोट्स में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इनके उत्तर कैसे लिखने हैं। बहुत ज्यादा बच्चों को क्या लगता है कि अतलघुत्रीय वाला प्रश्न 1 पेज में लिखना होता है उत्तर उसका, और लघुत्रीय वाला 2 पेज 2.5 पेज में लिखना। ऐसा कुछ नहीं है, 2 लाइन में अतलघुत्रीय का लिखना होता है, 1 पेज में आप लिख दो लघुत्रीय का, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कैसे सटीक उत्तर देना है ये आपको हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा। इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आपको उत्तर ढूंढना है, लिखना है। उत्तर कहां मिलेगा, हमारे नोट्स में मिल जाएगा। 8 के 8 विषयों का सब्जेक्ट दिया गया है इसमें, अतलघुत्रीय, लघुत्रीय और
बहुविकल्प ये सब दिया गया और सभी सब्जेक्ट के थ्योरी भी दिए गए शॉर्ट फॉर्म में। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स आप खरीद सकते हो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का पेपर हल करना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना कि सर सभी विषयों का करवा दीजिए इसी तरीके से सोल्यूशन क्लास, तो मैं जरूर करूंगा। और आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो सभी 8 विषयों का पीडीएफ पेपर लेने का, तो लिंक आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और नोट्स को ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लाइक करके जाना आप लोग।